हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसे आप सब जानते हो, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं दो टॉपिक्स की, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के रिलेटेड भी। ठीक है ना। सो यहाँ पे हम लोग वैसे ही जैसे प्रीवियसली हम लोग न्यूमेरिकल्स करते थे, यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, सबसे पहले क्वेश्चन आ गया है। मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन को एंड लेट अस सॉल्व क्वेश्चंस वन बाय वन। तो जो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, it goes like this: a solution of 3 into 10 power minus 4 kg of camphor, ब्रैकेट में फॉर्मूला दिया हुआ है कैम्फर का, in 25.3 into 10 power minus 3 kg of chloroform boils at 61.3 degree Celsius. If the boiling point of chloroform is 61 degree Celsius, calculate Kb and delta H vaporization of chloroform. हमें ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें गिवन डेटा लिखते हैं। देखो, किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे पहले यही तरीका है, गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है उसे सही से लिख लो ताकि आपको आगे का प्रोसीजर पता चल सके। तो देखो, गिवन डेटा में मुझे क्या क्या चीजें दी हुई है, सॉल्यूशन ऑफ दिस मच ग्राम ऑफ कैम्फर इन दिस मच ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो कैम्फर हमने मिक्स किया है एंड क्लोरोफॉर्म क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट इज अवर क्लोरोफॉर्म एंड सॉल्यूट इज कैम्फर। तो सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है, दैट इज W2 which is equal to W2 की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है क्वेश्चन में सब लोग, 3 into 10 power minus 4 kg एंड W1 की वैल्यू भी दी हुई है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है 25.3 into 10 power minus 3 kg. This is given to us. ठीक है। Another thing given to us is that boiling point दिया हुआ है solution का, which is equals to 61.3 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट गिवन है हमें सॉल्वेंट का, which is equals to 61 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा कुछ दिया हुआ नहीं, कुछ भी नहीं दिया हुआ इसके अलावा। ठीक है। हमें पूछा क्या है, Kb एंड डेल्टा H वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और हम लोग क्या करते हैं, कैम्फर। कैम्फर का फॉर्मूला देखो क्या दिया हुआ है, C10, देन हमें दिया हुआ है H16O। दिस इज नथिंग बट कैम्फर। ये क्या है हमारे लिए, कैम्फर गिवन है। कैम्फर, इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं बात करूं, मॉलिक्यूलर वेट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है M से, और M में यहाँ पे क्या है, ये बिकॉज सॉल्यूट है उसे M2 से रिप्रेजेंट कर दिया। दैट इज कमिंग आउट टू, देखो क्या हो जाएगा, एक कार्बन का 12 होता है, 10 का कितना हो जाएगा 120, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट, और ये 16 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16, तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो हमारा यहाँ पे ऐड कर देंगे। This will come out to be 120 plus 32, that is 152. This is molecular weight of your solute. Similarly हम लोग क्या करेंगे, हमें क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म is nothing but CHCl3, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर वेट हमें पता करना है, वो क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे, 12 हो गया कार्बन का, प्लस 1 हो गया हाइड्रोजन का, क्लोरीन का 1 का जो होता है 35.5 होता है, तो 3 का हमें देखना है। सो यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 119.5। ये आ जाएगी मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू फॉर द सॉल्वेंट। नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। ये हमारा गिवन जो डेटा है ना, सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख ली। क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले Kb। तो देखो मुझे डेल्टा Tb पता चल सकता है यहाँ पे, तो डेल्टा Tb का मैंने इक्वेशन लिख लिया, डेल्टा Tb इक्वल्स टू Kb इनटू मोलारिटी। यस और नो। डेल्टा Tb कैसे पता चलेगा, देखो सॉल्वेंट का पहले क्या था, बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सेल्सियस, अब इंक्रीज हो गया, एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट का। सॉल्यूशन का देखो बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है 61.3। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, सो डेल्टा Tb यहाँ से मुझे डिफरेंस से मिलेगा, दैट इज 0.3 मिल जाएगा। 0.3 is the value of delta Tb। Kb मुझे ढूंढना है। नाउ मोलालिटी, मोलालिटी क्या होती है, देखो यहाँ पे मैं साइड में मोलालिटी को पहले लिख लेता हूँ। मोलालिटी होती क्या है, मोलालिटी इज W2 into 1000 अपॉन M2 into W1। यहाँ पे दोनों वेट्स ग्राम्स में, ठीक है, इसलिए 1000 आ रहा है, नीचे M2 आता है। दिस इज बेसिकली योर मोलालिटी। यहाँ पे हम लोग अब डायरेक्टली क्या है, मोलालिटी को जो वैल्यूज दी हुई है उसके टर्म्स में लिख लेते हैं। W2 कितना दिया हुआ है, 3 into 10 power minus 4 kg है। इसे ग्राम में अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा 3 into 10 power minus 1 ग्राम्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये जो 1000 दिया हुआ है हम लोग को, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट M2 की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है 152 into W1 क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन इज 25.3 into 10 power
-3 kg है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10³ एंड 10⁻³ हट जाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, 25.3 आएगा। Yes or no? Alright. So from here what we will get is we will get a value of kb। आप इधर मल्टीप्लाई डिवाइड सारी चीजें कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, kb की वैल्यू मिल जाएगी, जो हम लोग ने यहाँ पे निकाली है 3.84। kb is coming out to be 3.84। अगर हम लोग यूनिट लिखें इसका, तो क्या यूनिट आ जाएगा, देखो कि भाई देखो डेल्टा टीबी मान लो मैं केल्विन के टर्म्स में समझ रहा हूँ, ठीक है, तो केल्विन और क्या आ जाएगा यहाँ पे, पर मोल एंड केजी, इस तरीके से आ जाएगा। दिस इज द यूनिट ऑफ केबी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ केबी दैट वी गेट। तो हमारा पहला पार्ट हो जाता है यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्व। गेटिंग, यहाँ से हमें केबी मिल गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट वी विल डू इज हमें क्या निकालना है, डेल्टा एच वेपराइजेशन। मुझे पता है केबी का डायरेक्ट फॉर्मूला दैट केबी इज इक्वल्स टू आर इंटू टीबी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसा और ये फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, बस यहाँ पे वैल्यूज रखनी है। केबी की वैल्यू क्या आ गई, 3.84 इज इक्वल्स टू 8.314, आर की वैल्यू हो गई। डेल्टा टीबी, सॉरी दिस इज टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज 61 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में करोगे तो क्या आ जाएगा, 334। तो 334 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इनटू एलवी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 119.5। तो मुझे यहाँ पे जो ढूंढना था डेल्टा एच वेपराइजेशन, वो वैल्यू मिल जाएगी। इसे आप कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू इक्वल्स टू 228860। अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू मिलेगी हमें जूल पर मोल। इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 228.86 किलो जूल पर। दिस इज योर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। देखो हमने कुछ भी नहीं किया न्यूमेरिकल में, गिवन डेटा सही से लिखो आप लोग पहले, देन स्टेप बाय स्टेप आपको ढूंढना क्या है, केबी ढूंढना है। केबी इस फॉर्मूला में हमारे पास में आता है बिकॉज हमें यहाँ पे डेल्टा टीबी पता है, एमबी पता है, तो बस वैल्यूज रखी, सही से कैलकुलेट किया, आंसर आपके पास आ जाता है। सो द डायरेक्शन टू डू एनी न्यूमेरिकल इज गिवन डेटा को समझो सही से, जो अननोन चीज है उसके रिलेटेड फॉर्मूला आइडेंटिफाई करो, वैल्यूज रखो, यू विल गेट योर आंसर। आ रही बात समझ में? ऑलराइट, सो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। सो अब हमारे सेकंड न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से पढ़ो उस न्यूमेरिकल को, ठीक है, क्वेश्चन को सही से पढ़ो एंड समझो। सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.15 degree Celsius. Calculate the freezing point of the same solution if Kf and Kb for water are 1.87 Kelvin kg per mole and 0.52 Kelvin kg per mole respectively. ठीक है, Kf Kb की वैल्यू दी हुई है, हमें फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो हम लोग वापस से वही चीज करेंगे, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। What we are given is we are given freezing point of solution, boiling point of solution given है हमें। boiling point of solution is 100.15 degree Celsius। हमें freezing point of solution ढूंढना है। देन हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो है Kf एंड Kb की वैल्यूज। Kf की वैल्यू दी हुई है 1.87 केल्विन kg पर मोल and Kb value is given as 0.52 Kelvin kg per mole। अब एक चीज समझो बेटा यहाँ पे कि हमें यहाँ पे Kf Kb की वैल्यूज दी हुई है, क्वेश्चन में ना भी दी हुई होती तो भी हम कर सकते थे, बिकॉज एक्वियस सॉल्यूशन मानेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में देखो गिवन है अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर। सो वाटर में है मतलब हमारा जो सॉल्वेंट है वो पानी है, तो और पानी जब सॉल्वेंट होता है तो बेसिकली हमें पता है Kf Kb की वैल्यू क्या होती है, ये जो हमने लिखी है, ठीक है। सो गिवन क्वेश्चन में ना भी हो ये तो हम लोग को ये चीज मालूम होनी चाहिए, मैंने आपको नोट करवाई है। नाउ लेट अस सी, हमें पता है एक चीज और क्वेश्चन में जो मेन गिवन है, यहाँ पे हम लोग स्टार बना के लिख लेंगे, नोट कर लेंगे दैट सॉल्यूशन सेम ही है, जिसके लिए हम बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं उसी सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। Solution is
सेम, देयरफॉर मोलालिटी इज सेम। ये हमें मेन फंडा यहाँ पे समझना था, क्वेश्चन के अंदर से निकालना था इस कंसेप्ट को, ठीक है। ये वहां पे साफ साफ नहीं लिखा हुआ मोलालिटी से, हमें एक ही सॉल्यूशन के लिए निकालना, तो ये चीज हमें अपने आप समझनी थी, क्वेश्चन की लाइन में से ढूंढ के ये चीज निकालनी थी। अब बाकी सब कुछ हो गया। देखो क्वेश्चन में कैसे हो गया, मुझे पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम होता है, मुझे पता है डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू एम होता है। एम क्या है, दोनों के अंदर सेम है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। व्हाट आई विल डू इज दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, तो व्हाट आई विल सी इज डेल्टा टीबी बाय डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केबी बाय केएफ। दिस इज व्हाट वी गेट। इधर से अगर मैं लिखूं डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू, डेल्टा टी एफ कितना आ जाएगा, डेल्टा टी बी मल्टीप्लाइड बाय के एफ अपॉन के बी विच इज इक्वल्स टू, डेल्टा टी बी दिया हुआ है। यहाँ पे कई लोग गलती क्या करते हैं, बस ये टी बी लिख देते हैं, 100.15 लिख देंगे। हमें ये नहीं करना है, हमें डेल्टा टी बी बोला हुआ है, मतलब व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, सॉल्यूशन का 100.15 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट यू हैव टू टेक, दैट इज 0.15। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन मैं जो सिली मिस्टेक्स बोलता हूँ ना, सब लोग करते हैं, वो यही चीजों में करते हैं। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, डेल्टा टीबी लिखना है यहाँ पे इनटू केएफ, केएफ की वैल्यू देखो हमें दी हुई है 1.87 डिवाइडेड बाय केबी कितना दिया हुआ है 0.52। You will solve this and you will get the value of delta TF. What is delta TF? हम लोग इसे solve करेंगे, so value should come out to be 0.54. 0.54. This will be your answer. 0.54 is the value of delta TF. So delta TF की value 0.54 आ गई। ये हमारा आंसर है क्या? ऑप्शन में होगा, पहला ऑप्शन यही होगा बेटा, 0.54 दिया हुआ होगा, और ज्यादातर लोग उसमें क्या कर देंगे, गोला भर देंगे। क्या ऑप्शन ए इज योर आंसर, और फटाफट आगे बढ़ जाएंगे, पेपर से बाहर निकलेंगे, सोचेंगे सब कुछ सही है, मजा आ गया। लेकिन इस तरीके के कई क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे, आपने सिली मिस्टेक कर दी। क्या कर दी, डेल्टा टीएफ निकाला था, क्वेश्चन में डेल्टा टीएफ नहीं पूछा। क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकली आपकी, अब डेल्टा टीएफ से आपको क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। वो कैसे निकालोगे, देखो डेल्टा टीएफ क्या होता है, इट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में, इधर से मुझे ये मिल जाएगा दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू, that will be equals to delta TF, sorry, freezing point of solvent minus what will be the value, delta TF। ये होगा हमारा freezing point of solution। ये चीज समझ में आ रही है ध्यान से। तो मुझे यहाँ पे देखो freezing point of solvent, freezing point of solvent में क्या ले लूंगा, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.54। so your answer will be minus 0.54 डिग्री सेल्सियस। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तुम बोलो सर डिग्री सेल्सियस में क्यों दिया, देखो ये डेल्टा टीएफ तो तुम डिग्री में भी लोगे, डिग्री सेल्सियस में लोगे तो भी यही वैल्यू है, केल्विन में लोगे तो भी यही वैल्यू है। तो केल्विन को लेके सॉल्व करोगे तो भी सही आंसर आएगा, बस वो आंसर क्या आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। तो 273 माइनस 0.5 कर दोगे, 0.54 कर दोगे, तो तुम्हारा 272.46 आंसर आएगा, वो केल्विन में हो जाएगा। बात वही होगी, माइनस 0.54 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट 272.46 केल्विन। आ रही है बात समझ में। सो दिस इज द कंप्लीट न्यूमेरिकल। अगेन जैसे आपने देखा, गिवन डेटा सही से मेंशन किया मैंने, क्वेश्चन में कोई हिंट दिया हुआ उसे सही से पकड़ा, बस उसके बाद में चीजें आसान है। क्लियर, ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल होता है। सो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, लेट अस रीड इट। The amount of ice that will separate on cooling a solution containing 50 gram of ethylene glycol in 200 gram of water to minus 9.3 degrees Celsius is what?
सो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन कुछ ऐसा मेंशन कर रहा है कि हम लोगों ने क्या किया, 200 ग्राम ऑफ वाटर लिया और उसमें 50 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल ऐड किया। एंटी फ्रीज है, याद करो मैंने बताया था एंटी फ्रीज के बारे में, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज, बाय एडिशन ऑफ दिस 50 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल व्हिच इज एन एंटी फ्रीज सब्सटेंस, जो सॉल्यूशन होता है ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब एक चीज समझनी है, -9.3 डिग्री सेल्सियस तक मैं कूलिंग करूं और 50 ग्राम ऑफ एंटी फ्रीज ऐड करूं तो कितने वाटर का बेसिकली इन द सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -9.3 तक आ जाएगा। अब जितने वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है -9.3 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा तो वो तो फ्रीज नहीं होगा, एंड बाकी का जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, एंड इट विल सेपरेट आउट एज आइस। ये फंडा हमें इस क्वेश्चन में समझना था। अब देखो क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है, क्वेश्चन में गिवन डेटा है, हमें वेट ऑफ सॉल्यूट कितना ऐड करेंगे, मैं 50 ग्राम ऐड करूंगा। सारी बात समझ, हमें गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 200 ग्राम, पर वो 200 ग्राम मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं बताता हूँ क्यों। इसके अलावा और क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डेल्टा टीएफ जो है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना अचीव करना है, 9.3 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है हमारा क्या अचीव होना चाहिए, -9.3, और सॉल्वेंट का है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट हैज टू बी 9.3 डिग्री सेल्सियस। Another thing given to us in the question is Kf value, that is 1.86 Kelvin kg per mole. This is given to us. कोई दिक्कत नहीं है ना इसके अंदर। अब एक चीज समझो बेटा, अगर मैं फॉर्मूला याद करूं जो हमने समझा है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू मोलालिटी। यहाँ पे डेल्टा टीएफ की वैल्यू आपको गिवन है 9.3 इज इक्वल्स टू केएफ गिवन है 1.86 इनटू मोलालिटी की वैल्यू। मोलालिटी क्या होगा, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब कितना है, 50 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 62 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट W1। तुम बोलोगे सर यहाँ पे 200 क्यों नहीं लिखा, पहले तो एक चीज समझते, सब कुछ ही गिवन होगा क्या क्वेश्चन के अंदर, करना क्या है तुझे, ये गिवन नहीं है। बोले नहीं सर 200 ग्राम तो दिया हुआ है, अरे वो 200 ग्राम टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, उसमें से कितने वेट ऑफ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 9.3 तक पहुंचे, -9.3 तक पहुंच जाएगा, वो हमें यहां से मिलेगा। यहां से तो सॉल्व करेगा ऐसे W1 को, तो W1 after solving this thing it will come out to be 161.29 ग्राम। ये क्या आया तेरा, वेट ऑफ सॉल्वेंट जिसमें 50 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल अगर डाला जाए तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट -9.3 तक ड्रॉप हो गया। अगर फ्रीजिंग पॉइंट -9.3 तक ड्रॉप हो चुका है तो ये सॉल्यूशन तो अभी तक फ्रीज नहीं हुआ होगा, मतलब इतना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन बना होगा वो फ्रीज नहीं होगा अभी तक। तो कितना फ्रीज हो गया होगा, कितना फ्रीज हो गया होगा, देखो टोटल सॉल्वेंट वाज 200, उसमें से फ्रीज कितना नहीं हुआ, यहाँ पे मैं सही से लिख देता हूँ, 200 हमारे पास टोटल सॉल्वेंट था, उसमें से कितना फ्रीज नहीं हुआ, 161.29। तो फ्रीज कितना हो गया, आइस कितना बन गया, दैट इज इक्वल्स टू, इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 38. दिस विल बी इक्वल्स टू 71 ग्राम। 38.71 ग्राम ऑफ आइस विल बी सेपरेटेड, बिकॉज वो आइस बेसिकली कैसे सेपरेट हो गई, क्योंकि पानी जो है वो आइस में कन्वर्ट हो चुका है। इतने इतना अमाउंट का जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट हो चुका है, ये अमाउंट ऑफ पानी एज इट इज रह गया, आइस में कन्वर्ट नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ दिस 50 ग्राम ऑफ एंटी फ्रीज दैट वी हैव एडेड। आ रही बात समझ में? तो हम लोग यहाँ पे भले मेंशन कर देते हैं ये क्या है और ये क्या है। ये क्या है, गिवन पानी, ऐसा लिखेंगे, गिवन पानी, ये हमें गिवन पानी इतना था। ये क्या है, आइस नहीं बना, इतना जो है पानी आइस नहीं बना, और इतना जो है आइस बन गया। थोड़ा हिंदी से है ना, बहुत टाइम हो गया लिखे हुए, चला लेना, समझ में आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। इतना पानी गिवन था,
उसमें से इतना पानी जो है उसका जो सॉल्यूशन बना एंटीफ्रीज के साथ में, और क्या हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया 9.3 तक आ गया, तो मतलब -9.3 तक आ गया, -9.3 तक वो फ्रीज नहीं हुआ। तो आपने को तो कितना फ्रीज हुआ वो पता करना था, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। So this much amount of water is converted into ice and it will separate as ice from the solution. Very good question conceptually. प्लीज ध्यान से बार-बार देख के एक बार खुद से करके इसे दिमाग में बैठा लेना। सो हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आपको दिखने लग गया है, बड़ा ही प्यारा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है। क्या है? A very small amount of a non-volatile solute that does not dissociate is dissolved in 56.8 centimeter cube of benzene. At room temperature, the vapor pressure of this solution is 98.88 mmHg, while that of benzene is 100 mmHg. Solvent का भी vapor pressure दिया हुआ है ना, solution का भी given है, ठीक है। Find the molality of the solution. Molality solution की पता करनी। If the freezing point or freezing temperature of this solution is 0.73 degree lower than that of benzene, हमारा delta TF की वैल्यू दे दी। What is the value of molal freezing point depression constant of benzene? So हमें मोलालिटी निकालनी है और क्या निकालना है, KF। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। पहले देखो क्वेश्चन में हमें एक तो गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कितना गिवन है वो हमें 100 mmHg। दूसरा क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो डिक्रीज होके कितना हो गया है 98.88 mmHg, इतना ही गिवन है 98.88, यस। नेक्स्ट हमें और क्या गिवन है क्वेश्चन में, डेल्टा टीएफ की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.73 डेल्टा टीएफ गिवन है क्वेश्चन में। इसके अलावा और चीजें हमें क्या चाहिए, और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो हमें कोई चीजों की जरूरत है। क्यों नहीं है, देख, बिकॉज मुझे क्वेश्चन एकदम क्लियरली समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? P नॉट PS गिवन है, मोलालिटी निकालनी है। मैंने एक इक्वेशन देखा था राउल्फ लॉ का, P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल्स टू, याद करो, मोलालिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000। इक्वेशन याद होगी ना, चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। देखो P नॉट की वैल्यू गिवन है 100 माइनस 98.88 डिवाइडेड बाय 98.88 इज इक्वल्स टू मोलालिटी हमें ढूंढना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 78 डिवाइडेड बाय 1000। व्हेन यू विल सॉल्व दिस, मोलालिटी की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, मोलालिटी यहां से आएगी आपकी 0.1452। चेक कर लेना ये प्लीज सॉल्व करके, मोलालिटी की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में ये पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। इसके अलावा हमें और क्या पूछा हुआ है, हमें पूछा हुआ है केएफ की वैल्यू, राइट, फ्रीजिंग मोलाल फ्रीजिंग कांस्टेंट पूछा हुआ है, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट पूछा हुआ है। अब देखो कैसे निकलेगा, डेल्टा टीएफ मुझे पता है, केएफ इनटू मोलालिटी होता है। डेल्टा टीएफ हमें गिवन है क्वेश्चन में, देखो 0.73 इज इक्वल्स टू केएफ इनटू मोलालिटी, मोलालिटी 0.1452। यहां से आप सॉल्व करोगे केएफ की वैल्यू, इट विल कम आउट टू बी समथिंग 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट एग्जैक्टली से सॉल्व करोगे तो आंसर विल कम आउट टू बी 5.028। होशियार बच्चा होता ना तो शुरुआत में बोल देता आंसर 5 है। क्यों? याद करो, टेबल लिखवाया था मैंने क्वेश्चन, जब हमने जब कंसेप्ट पढ़े थे तब केएफ की वैल्यू कुछ चीजों के लिए लिखवाई थी, उसमें बेंजीन का केएफ निकलवाया था मैंने, लिखाया था वहां पे मैंने, ठीक है ना। वाटर का भी बताया था, वाटर का 1.86 याद है, बेंजीन का बताया था इट विल बी 5, एसिटिक एसिड का भी बताया था अप्रोक्सीमेटली 3.9 से 4 के बीच में आएगा, याद है। सो आप वैसे भी याद रख सकते हो, लेकिन ये तो क्या है ना, कोई भी अननोन सॉल्यूशन सॉल्वेंट दिया होता तो याद तो नहीं रह सकता, चीजों को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। सो केएफ की वैल्यू आपकी आ गई अप्रोक्सीमेटली 5 के इक्वल। इस तरीके से हमें ये न्यूमेरिकल करना था। अब बेटा एक चीज समझो, ये कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें हमने केबी केएफ के, और भी बहुत सारे तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं। मैं क्या करूंगा, अब साथ में एक वीडियो के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट जो अटैच करने वाला हूँ, वो असाइनमेंट, एक असाइनमेंट होगा केबी के लिए, एक असाइनमेंट होगा केएफ के लिए। केबी के मतलब एक तरह से फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमारा एक असाइनमेंट है, और एक असाइनमेंट है हमारा किसके लिए है, फ्रीजिंग पॉइंट वाले क्वेश्चंस के लिए। सो दैट क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस यू विल सॉल्व। अच्छा, एक मजेदार बात और, कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, एकदम भर गए मैसेजेस के, और इनबॉक्स भर गया है। क्यों? लास्ट में मैंने थर्ड असाइनमेंट अपलोड किया था ना, वो थर्ड असाइनमेंट की मैंने आंसर की साथ में नहीं दी थी,
फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट में आंसर की साथ में दी हुई थी, थर्ड असाइनमेंट में आंसर की साथ में नहीं थी, बच्चों के मैसेज आने शुरू हो रहे सर आंसर की नहीं दी, आंसर कैसे सॉल्व करें? तो आंसर की से थोड़ी सॉल्व करता है, तो क्वेश्चन दिया हुआ था ना उसको सॉल्व कर। आंसर की बस देख के आंसर लाने की कोशिश मत किया करो, आप लोग क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किया करो, फिर मैच किया करो कि हमारे कितने सही हुए कितने गलत हुए। ठीक है, इस बार जानबूझ के आंसर की नहीं दी थी, आप लोग को सॉल्यूशन आंसर की अपलोड हो जाएंगे असाइनमेंट्स के, लेकिन है ना उसको ऐसा मत लिया करो कि आंसर देखे फर्स्ट आंसर ए। अब दुनिया में हर चीज मतलब सब कुछ लगा दिया, साम दाम दंड भेद सब कुछ कि भाई आंसर ए तो लेके आना है क्योंकि आंसर की नहीं दिया है। ऐसा नहीं करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन रीड करो, सॉल्व इट, ऑप्शंस में देखो आपका ऑप्शन मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, सारी चीजें करो, देन आप लोग फिर देखो आंसर की में ये दिया लगे नहीं दिया जो आपका है ना। सो डोंट वरी अबाउट आंसर की, दैट विल एवरीथिंग विल बी अपलोडेड टू यू, सॉल्यूशन भी अपलोड होगा आपको, बट आप लोग क्या फोकस करके सॉल्व करो सही से। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो गई हम लोग की इस टॉपिक की। अब हमारे अगले वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एंड द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, सो वी विल स्टडी दैट टॉपिक इन डिटेल। टिल देन कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग। आप लोग एक और चीज समझ लेना, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलना नहीं है, उसके लिए वापस से पहले वाले वीडियोस को फिर से देख लिया करो। ठीक है ना, जो 11वीं से 12वीं क्लास में जा रहे हैं उन बच्चों के पास में तो खूब टाइम है अभी, एक नया वीडियो देखा करो और एक पिछले वाला फिर से वॉच कर लिया करो वीडियो, ताकि रिवीजन होता रहे। ये बहुत अच्छी चीज है। क्लासरूम में तुम मुझे वापस नहीं बोल सकते सर 5 दिन पहले वाला जो लेक्चर बोला था एक बार फिर से बोल जाओ ना, सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। क्लासरूम में ये चीज नहीं हो सकती, ये फायदा है वीडियो लेक्चर का, ये फायदा है ऑनलाइन लर्निंग का। तो फायदों को भी तो ठीक है ना हमें क्या करना है, कंप्लीटली यूटिलाइज करना है कि प्रीवियस रिवीजन तुम मेरा वीडियो देख के ही क्या कर सकते हो, खुद से कर सकते हो। ठीक है ना, मेरा कितना फायदा उठा रहे हो देखो तुम लोग, है ना। सो कोई बात नहीं, उठाओ अभी वीडियो लेक्चर्स को फिर से रिवीजन करो एंड चीज़ों को याद रखो। ठीक है ना, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।